नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला टाई हो गया है। अब ऊपरी बेंच तय करेगी हिजाब पर प्रतिबंध जारी रहेगा या फिर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले में कोई बदलाव होगा। ऊपरी अदालत में आज यह तय होना था कि स्कूल कॉलेज में हिजाब पहना जा सकता है या फिर नहीं, लेकिन जब सबसे बड़ी अदालत ने अपना फैसला सुनाया तो कर्नाटक का हिजाब बैन केस और भी ज्यादा पेचीदा हो गया। सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों की राय अलग अलग दिखी। बैन के खिलाफ दो जजों की बेंच ने अलग अलग जजमेंट दिया। एक जज ने हिजाब बैन के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, तो वहीं दूसरे जज ने बैन के आदेश को खारिज कर दिया। इसके बाद यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास भेज दिया गया है। तो यानी ये दोनों जजों की राय इसमें अलग अलग आई। और हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ गए हैं। वैसे तो इनका चेहरा आप देख रहे हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी लेकिन इनका परिचय मैं दे दूं। पाकिस्तानी मूल के लेखक है तारिक फतेह साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका, आदाब आपको, इंडिया टीवी में बहुत बहुत स्वागत आपका। सर ये बताइए कि आज सुप्रीम कोर्ट में यह अहम फैसला आया है, लेकिन दोनों जजों की राय जो है वो अलग अलग नजर आई। एक ने यह कहा कि जो प्रतिबंध है हिजाब पर वो सही है, लेकिन दूसरे जज ने कहा कि हिजाब पर बैन जो है वो जारी रहना चाहिए। किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? अब ये मामला ऊपरी बेंच में चला गया है। जरा अफसोस से देख रहा हूं मैं कि इस मसले पे एक टाई हो गया है। एज मुसलमान हम सबको पता है कि इससे हिजाब का कोई ताल्लुक एसेंशियल प्रैक्टिसेस में नहीं है। ये किसी सुप्रीम कोर्ट या किसी जज की कहने की जरूरत में नहीं है, क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं 1970 से पहले किसी जबान में लफ्ज हिजाब का इस्तेमाल ये कॉन्सेप्ट ही आया है जिसका अर्बाइजेशन ऑफ इस्लाम अरबों का तेल वेल आया तो पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर एक दुपट्टे छोड़ के एक नए का पास आया जिसका जिक्र आपको कहीं नहीं मिलेगा। कुरान जिक्र हिजाब का वो पार्ट के हिसाब से सर ढांकने के चक्कर में है ही नहीं, लव नहीं है, बात नहीं है। लेकिन अब क्या कह सकते हैं आप, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का उन्होंने नूपुर शर्मा के लिए कह दिया था सारी जिम्मेदारी उसी पॉइंटेड टुडे। और ये मजे की बात ये खातून आप दिखा रहे हैं, शेरनी कहा गया जो मोटरसाइकिल वहां किसी ने उससे ये नहीं पूछा कि तुम मोटरसाइकिल पे इतना शौक था सबके ढापने का, तो साइकिल पे उस वक्त तो तुम्हें कोई हेलमेट नहीं पहना था। तो ये वो एक तरह से ड्रामा भी मैं कहूंगा कि आने के लिए हिंदुस्तान के मुसलमानों का जो ग्रुप है वो चाहता है अलग से हट के अपने किसी सूरत को बाकी हिंदुस्तानियों से जोड़ा ना। तारिक फतेह साहब, आपकी आवाज थोड़ी सही हम तक नहीं आ पा रही। मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा थोड़ी आपकी आवाज सही करें, वो कोशिश करें। थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन मैंने आपकी बात समझी है। और सवाल मेरा ये भी, आपने तमाम मुस्लिम लीडरान की बात की है हमारे हिंदुस्तान के, मैं उनका जिक्र करूंगा। आपको बता दें कि हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट के बटे हुए फैसले के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क, उन्होंने बेहद ही अजीबोगरीब बयान दिया है। अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि हिजाब नहीं पहनने से आवारगी बढ़ेगी और हालात बिगड़ते हैं। ऐसे हिजाब पर रोक से समाज को नुकसान होगा। हिजाब के मुद्दे को बीजेपी भड़का रही है, यह कहा है बर्क ने। ये ईमानदारी से एक मजहबी मामला है, इस्लाम का मामला है। इस्लाम के अंदर मतलब ये कि जवान बेटियां और जो हैं वो हैं औरतों के लिए हिजाब का हुक्म दिया गया है कि वो बापर्दा रहें और बेपर्दा होकर बाज़ारों में गलियों में न घूमें। इससे चूँकि हालात बिगड़ते हैं, आवारगी बढ़ती है इससे। और आज अगर इसमें कोई पाबंदी लगाई जाती है कि हिजाब की ज़रूरत नहीं है, वो ये कहते हैं, तो इससे समाज को भी न सिर्फ इस्लाम को बल्कि समाज को नुकसान होगा।
और इसी तरह के बयान इससे पहले भी शफीकुर रहमान बर्क ने दिए हैं। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना राशिद फिरंगी महली ने कहा कि हिजाब पहनने से रोकने का किसी को अधिकार नहीं है, ऐसे में हिजाब इस्लाम में अनिवार्य है। तमाम शहरियों को इस बात का हक है कि वो अपने हिसाब से अपने मज़हब को फॉलो करें और उसी के साथ साथ अपने मुल्क का जो कस्टम है, जो ट्रेडिशन है, उसको देखते हुए भी बच्चियों को अपने सर को कवर करने से नहीं रोकना चाहिए। क्योंकि अगर बच्ची एक कोई मॉडेस्टली ड्रेसअप हो करके स्कूल जा रही है तो उसमें किसी को क्या एतराज़ हो सकता है। आर्टिकल 15 में भी अगर आप देखें तो उसमें भी इस बात का तस्करा किया गया है कि किस तरीके से औरतों की मॉडेस्टी का ख्याल हर वक्त रखना चाहिए। लिहाजा इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों की राय यही है कि हिजाब जो है इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। तारिक फतेह साहब, हमने अभी दो हजरतों के हमने जो जवाब हैं वो सुनाए हैं इस पूरे मामले पर। शफीकुर रहमान बर्क हमारे यहाँ पार्लियामेंटेरियन हैं समाजवादी पार्टी से, उनका ये कहना है कि बेपर्दा रहने पर आवारगी बढ़ती है। इससे पहले भी उन्होंने इस तरह के बयान दिए। उन्होंने कहा कि बच्चियों पर नियंत्रण के लिए हिजाब जरूरी है और जवान होने लगे तो हिजाब में ही रहें, ये उनका मानना है। और राशिद फिरंगी महली, उन्होंने कहा कि धर्म भी ये बात कहता है, इजाजत देता है और उसकी आजादी जो है, लिहाजा हमें इससे कोई नहीं रोके। देखें, ये तो वही लोग हैं जो कहते हैं कि धर्म में ये भी कहा है कि औरतों के अंदर जाओ खेती की तरह और 1, 2, 3, 4 और जो तुम्हारे सीधे हाथ में हैं उनको भी लो। अब ये एक सीधी बात है कि हिंदुस्तान क्या शरिया के कानून से चलेगा या एक कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा? अगर मर्द और औरत बराबर के नहीं हैं तो फिर आप अम्बेडकर जी का कॉन्स्टिट्यूशन फेंक दीजिए बाहर। इनका पर्सपेक्टिव जो है, इनके जहन में है, वो औरत एक मलकियत है, वो गाय भैंस की तरह है, वो फर्नीचर की तरह है कि आप उसको पोजेस करते हैं और आप डिटरमिन करेंगे कि कैसे चलेगा। ये अंधे हैं क्या? ये देख नहीं रहे ईरान में क्या हो रहा है, तुर्की में क्या है, पाकिस्तान में क्या है? क्या बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर आती हैं हिंदुस्तान तो वो क्या हिजाब पहन के आती हैं? मैंने आपसे कहा कि 1970 से पहले ये लफ्ज आप मुझे किसी भी हिंदुस्तान की भाषा में बता दीजिए जहां लिखा हो, यूज हुआ हो हिजाब। दुपट्टा हिंदू भी पहनती थी, मुसलमान, सिख भी। हमारे पंजाब में मैंने देखा, खेती में जो भी काम करता है, बाहर जाता है, धूप से बचना होता है, वो पहनता है। उसको लेके आपने मौलवियों ने, जिनके हाथ से पूरी क़यादत निकलती भी जा रही है, क्योंकि जब से जमहूरी मुल्कों का कंसेप्ट आया है, चाहे अभी वहाँ डिक्टेटरशिप भी हो या बादशाहत हो, इंडिया तो वैसे दुनिया की वाहिद डेमोक्रेसी या मुसलमानों को वोट देने का हक है, बाकी तो कहीं वोट भी नहीं डाल सकते। वहीं आपने मैं तो इसे गुंडागिरी भी कहूंगा कि ब्लैकमेल करना, कि जो बच्ची सर नहीं ढांपे वो आवारा है। यानी ये आप सोचिए, इल्जाम लगा रहे हैं कि ये, जैसे मैं टोरंटो में बैठता हूं, कि यहां 99% लोग सर ढांपते सर्दी में और गर्मी के अंदर कोई नहीं पहनता। तो हम क्या बाहर निकल के हमको सेक्सुअल शहवत हो जाती है कि अरे भाई देखो औरत जा रही है बगैर पर्दे के? ये कोई इंतहा कर दी आपने। औरतों को इस्तेमाल करने के लिए इनकी जहनियत शो होती है कि ये अपनी माओं को औरत नहीं समझते, इंसान नहीं समझते, बहनों को नहीं समझते। ये आवारगी से रोकने के चौकीदार बैठे हुए। तारिक फतेह साहब, बड़ा सवाल अब ऐसे में ये है कि ये सब कुछ बदलेगा कैसे? क्योंकि देखिए, जो लोग अभी हमने जिनके बाइट सुनाए, ये आवाम की नुमाइंदगी करते हैं, लीडर्स हैं। एक और हमारे यहाँ बड़े नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो ये कहते हैं कि हिजाब भी एक तरह की इबादत है, यूनिफॉर्म कोई पहनेगा तो क्या उससे कास्ट मालूम नहीं होगी? वो ये बात कहते हैं। और वो कहते हैं कि संविधान ने हमें धर्म की आजादी दी है, तो फिर हमें पूरा हक है कि हम हमारा जो मन करे वो हम करें। भाई आपका तभी तो हिंदुस्तान में आप बैठे हुए हैं, वरना हैदराबाद के अंदर जो पाकिस्तान की मूवमेंट थी उसके अंदर तो आप सबको तो पाकिस्तान आना था। ये भूल गए क्या? जिन्ना साहब ने कहा था कश्मीर के किस चक्कर में पड़े, हमें तो हैदराबाद चाहिए। इनके जो एंसेस्टर्स हैं या फॉरफादर्स हैं, उन्होंने तो पहली फंडिंग की थी मुस्लिम लीग की, और पाकिस्तान में जब पैसा नहीं मिला था तो $50,000 मीर लायक अली खान लेके आए थे अमेरिका से। ये छोड़ दें बातें कि हर बात में इंडियन नेशनलिस्ट बन जाते हैं, हमारा हक है। इसी टाइप की लीडरशिप पे अम्बेडकर साहब ने क्या कहा था, इनको वो पढ़ के दिखा दीजिए
कि किस तरह ये हिंदुस्तान की दुश्मनी कर रहे हैं। जब आप अपनी आधी पॉपुलेशन को समझेंगे कि इंसान ही नहीं है, या इंसानी हकूक हैं या इंसानी हकूक नहीं है। ये मुसीबत ये है कि आप औरत को इंसान ही नहीं पूरा समझते और कह रहे हैं कि हम कहेंगे तो वो ढांपेंगे सर। और मैं आपसे कह रहा हूं, मुझे हिजाब लफ्ज बताइए हिंदुस्तान की किसी जबान में जो 1970 अरबों के तेल आने से पहले निकलने के इस्तेमाल हुआ हो। मीर तकी मीर की उसमें कर लीजिए, गालिब ने कभी कहा, उर्दू में, फारसी में, बंगाली में, किसी जबान में बताइए लफ्ज हिजाब आया हो? नहीं है। ये पूरा एक अखवानुल मुस्लिमीन जो इजिप्ट की मुस्लिम ब्रदरहुड है और यहाँ आपके हिंदुस्तान में जमात इस्लामी कहलाती है, ये उनका शोशा था कि औरत को जो वेस्टर्न आज़ादी मिली, जब वोट देने का हक मिला, जब औरतों को 1948 में हिंदुस्तान ने साइन किए यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 का, जिसके अंदर हर इंसान मर्द औरत बराबर है। कोई मर्द किसी औरत पे नहीं, कोई औरत किसी मर्द पे नहीं, कोई काला गोरे पे नहीं और गोरा काले पे नहीं। एवरीवन इज अ ह्यूमन बीइंग इन द कम्युनिटी ऑफ पीपल। उसके अंदर आपने अलग से कर दिया कि नहीं ये बैल बकरियों के बराबर है, इनको बांध के रखो, कहीं निकल जाए तो क्या करेंगे। इतना भरोसा नहीं अपनी बीवियों पे, अपनी बेटियों पे कि आपने उनको हिजाब हटाया तो वो आवारा हो जाएंगी। ये दुनिया भर की औरतें क्या आवारा होती हैं जो हिजाब नहीं पहनती? दुनिया में ज्यादा से ज्यादा 5% औरतें जो हैं वो सर ढांपती हैं अपना, बाकी सब तो काम पे जा रही हैं, खेत में हो, फैक्ट्रियों में हो, दफ्तरों में हो, प्रेसिडेंट हैं, कांग्रेस वुमेन हैं। आप जाके हर जगह ब्लैकमेल कर रहे हैं हिजाब का कि अगर आपने नहीं इजाजत दी तो हम इस्लाम दुश्मन। तारिक साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब यहीं नहीं रुके, उन्होंने तो ये तक कहा है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस के तहत हिजाब पहनो। उन्होंने कहा कि एक दिन हिजाबी प्रधानमंत्री बनेंगी, ये तक कह दिया उन्होंने। तो हाँ, वो तो खैर पाकिस्तान चले जाएं, वहां बेनजीर भुट्टो के बारे में क्या कहा गया था कि वो सर पे दुपट्टा ठीक नहीं रखती तो इसीलिए काफिर जाएंगी। इनको ये भी बताएं कि इन्होंने कहा कि दोज़ख के अंदर ज्यादातर औरतें होंगी। बताएं ना ओवैसी साहब, किस किस चीज की बात कर रहे हैं आप? आपने औरतों को रखा, एक मर्द 4 बीवियां रख सकता, ये उस तक जाना चाह रहे हैं ये पे कि 9 साल की बच्चियों को आप पर्शियन गल्फ के अरबों से $500 दे के बेच रहे हैं आप। ये क्या ढकी छुपी बात है क्या? मेसार मैरिज क्या है? ट्रैवल मैरिज, यानी हर 2 दिन बाद नई बीवी आप कर लें अगर आप समुद्री जहाज पर ट्रेड करते हैं। एक बात थोड़ी है सर, क्यों खुलवाएंगे मुंह? किस तरह हम ऐसे ही तो नहीं मुसलमान इतने बैकवर्ड रह गए, जिनकी माएं पढ़ी लिखी नहीं है, सुलझी भी नहीं है, उनके बच्चे कैसे ओपन माइंडेड होंगे? हम सब अपनी पहले जो 6 महीने हैं वो तो मां की गोद में गुजारते हैं, फिर बचपने में भी हाथ पकड़े रहते हैं। मां ही रहे अगर बिल्कुल कट ऑफ दुनिया से, तो बच्चे कैसे पैदा होंगे? बच्चों को पहले बता रहे हैं कि मां जो तेरी है वो आवारा हो सकती है अगर इसका दुपट्टा उठा दिया, सर पे हिजाब हटा दिया, बहन तेरी आवारा होगी। कि हद हो जाती है इंसानियत की। क्या नजरें नहीं इनकी देख रही? ईरान के अंदर तो 100% मुस्लिम पॉपुलेशन है, तकरीबन 100 औरतें मर गई हैं इस चक्कर में कि हम हिजाब नहीं पहनेंगे। हम पे ये इल्जाम मत, वो बंदिश मत लगाइए। हर जगह दुनिया में लोग अपने हिजाब काट के उसको आग लगा रही हैं मुसलमान औरतें। क्यों? क्योंकि मेरी बीवी, मेरी बहनों को, मेरी बेटियों को सब पता है कि किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। मेरी बेटी टीवी के ऊपर, यहां सीबीसी पे न्यूज एंकर है, आप इनका ब्लैकमेल सोचिए कि वहां तक भी उनको हायर करना पड़ा औरतों को हिजाब में, ताकि कोई ये ना कहे कि इस्लामोफोबिया हो रहा है। हर जगह आप विक्टिम कार्ड भी आप ही प्ले करेंगे, दंगा फसाद भी आप ही करेंगे। यानी ऊपर वाला क्या देख नहीं रहा है शरारत ये शैतान की जमीन पे, कि आप ये नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान में लोग एक साथ एक दूसरे को इज्जत से देखें। बोले नहीं, हिंदू औरत हिजाब में नहीं है, ये तो है ही आवारा। मुसलमान हमारी होगी हिजाब में, हम तो पाक और शरीफ हैं। इसका क्या मतलब हुआ? ये आवारगी सिखों की जब पगड़ी की बात करते हैं उस वक्त नहीं कहते, वहां इसेंशियल प्रैक्टिस है सिखिज्म के अंदर पगड़ी बांधना।
उनके 5 के जो हैं उसके अंदर आता है जी। आपने यहां बैठ के धड़ के एक लफ्ज बना दिया। कुरान के अंदर लफ्ज हिजाब का जो है वो इस्तेमाल हुआ पार्टीशन के लिए, उसका कोई ताल्लुक सर से नहीं है। पर तारिक फतेह साहब, अब सॉल्यूशन कैसे आएगा? देखिए, दोनों जजेस की जो राय है, फैसला है, वो जुदा है। अब ये चीफ जस्टिस के पास ये मामला गया है, यानी अब एक बड़ी बेंच जो है इसको सौंपा जाएगा ये पूरा मामला। तो किन सवालों को खोजा जाएगा? यानी क्या हिजाब इस्लाम का अंदरूनी हिस्सा है? ये भी एक बड़ा अहम सवाल होगा क्या? ये होगा, और इसके अंदर गिल्ट के अंदर मुझे डर ये लग रहा है कि आपकी यही सुप्रीम कोर्ट थी जिसने नूपुर शर्मा पे सारा इल्जाम लगा दिया था शायद। तो जजेस भी उसी माहौल के होते हैं ना, जहां अपर मिडिल क्लास या उसके अंदर हैं, वो अपनी सोसाइटी में आसपास देखते हैं, उनके सामने उर्दू बोलने वाला, शेर शायरी करने वाला तो वैसे इंटेलेक्चुअल होता। यानी एक अजीब सा तमाशा बना दिया है कि वो आपकी जबान उर्दू वो हम पे भी आके पाकिस्तान में ठोक दी गई थी। सिंधी जबान बैन कर दी कि ये काफिरों की है, और पंजाबी हिंदुओं की, और सब क्या तमाशा लगाया हुआ है। इंडिया में इसका इलाज एक ही है कि काउंटर लीडरशिप जो है, जो मुसलमान आपके यहाँ हजारों के हिसाब से, कई 100 को तो मैं जानता हूं, जो तंग आए हुए मौलवियों से कि किसने अपॉइंट कर दिया इनको हमारा रिप्रेजेंटेटिव। क्यों ये एक आज तक किसी मौलवी ने अपने बच्चे का नाम हिंदुस्तानी नहीं रखा है। मुझे एक मैं बात आपको कह रहा हूं, आपने अरब नाम रख दिया, तुर्की का रख दिया, ईरान का रख दिया। अरे एक तो कोई होता 1000 साल में जिसने अपने बच्चे का नाम हिंदुस्तानी रखा होता। आप हिंदुस्तान का सब कुछ लेंगे, सब्सिडी भी लेंगे। उस वक्त किसी ने फतवे लगाए थे कि हज पे सब्सिडी नामंजूर है अल्लाह मियां को। नहीं मिल रहा है तो खाओ, नहीं मिल रहा है तो डिमांड करो और विक्टिम बन जाओ। कह रहे हम पे ज्यादती हो रही। बच्चियों से पूछिए कि आप जो हैं, और किसी ने पाबंदी नहीं लगाई थी सर हिजाब पे, ये गलत बात थी। स्कूल के यूनिफॉर्म कहा था कि स्कूल पे हक है, आपको ऐसे स्कूल में जाना है जहां हिजाब हो, आप चले जाइए। उस प्राइवेट स्कूल पे कैसे आपने थोप दिया कि यूनिफॉर्म कैसे होगी? ये तो हर स्कूल की अपनी यूनिफॉर्म होती है, जो प्राइवेट स्कूल होते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में भी हम नहीं, आप चूंकि यूनिफॉर्म का जिक्र कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब का लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, तारिक फतेह साहब, वो तो ये कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म कोई पहनेगा तो क्या उससे पता नहीं चलेगा कि वो किस रिलीजन का है, किस कास्ट का है, क्या अमीर का है या गरीब का, उससे पता नहीं चलेगा। वो तो इस तरह के सवाल उठाते हैं, और इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो आवाम की नुमाइंदगी करते हैं। उनकी कही बात बहुत लोग सुनते हैं और फिर मानने लग जाते हैं, तो इससे तो नुकसान होता है। देखिए, एक वर्ड है मुस्लिम और दूसरा है इस्लामिस्ट। इस्लामिस्ट वो है, वो मुसलमान होता है जो इस्लाम को इस्तेमाल करता है सियासत के लिए। कभी कोई नेक आदमी जाके ये बदतमीजी नहीं करेगा। जो अल्लाह के करीब हैं, जो नमाजी परहेजगार हैं, उनका काम सियासत करना नहीं होता। इस्लाम के अंदर सियासी हुकूमत का कोई मौजूद ही नहीं है। मैंने पूरी अपनी किताब इस पे लिख दी है, ट्रेजिक इल्यूजन ऑफ इस्लामिक स्टेट पे। इन्होंने दुकान लगाई भी है के ऊपर चढ़ के बड़ी गटरल एक्सेंट के अंदर बात करके अपने आप को ऐसे शो करते हैं जैसे बहुत बड़े अल्लाह के करीब हैं। तारिक फतेह साहब, एक आखिरी सवाल है मेरा कि जिस तरह से हिजाब को लेकर ईरान में क्रांति आई, क्या आपको लगता है कि वो एक बहुत बड़े बदलाव का, चेंज का संकेत है? और यहां पर भी ऐसा हो, क्योंकि यहां पर जो लड़कियां हैं उनके अंदर भी बहुत सारे इस तरह के विचार उठ रहे होंगे कि ये एक तरह की सजा है। देखें, लेकिन अगर आप एक बंद घर के अंदर, जहां आपको आने जाने की इजाजत ना हो, कहीं छोटा भाई साथ लेके जाओ, पुरानी दिल्ली में आप रह रहे हैं, आप कहां से निकलेंगे बाहर और किस माहौल से निकलेंगे? वहां तो बच्चियां होके दादी बन के मर जाती हैं, बाहर नहीं निकली हुई होती। सो द पॉइंट इज कि अल्टरनेट मुस्लिम लीडरशिप को फैसिलिटेट करना पड़ेगा हुकूमत के लेवल पे। देखिए, जो सबूही खान हैं आपके यहाँ, वो डॉक्टर साहब हैं, एक बेतहाशा लोग हैं, आपके केरला के गवर्नर हैं, जिन लोगों को पता है कि ये मौलवियों ने क्या इस्तेमाल किया, किस तरह हमारे मजहब के अंदर कत्लो गारत इंट्रोड्यूस किया। हमने तो अपने प्रॉफिट के फैमिली के सरतन से जुदा कर दिया था जी। हमने हर जगह हमले करके, मैं आपसे पूछूं कि यमन में 5 लाख लोग मरे, वहां को हिंदू बैठे हुए हैं क्या?
मुसलमान को मार रहा है ना, जी। सीरिया में कौन किसको मार रहा है। ठीक तो है। ये चीज जहन में रख के एक ऑल्टरनेट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी, जिसमें लोग इंडिपेंडेंट थॉट और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को पहले माने। बहुत फिर खूबसूरत बाकी बात चीज़ें। तारिक फतेह साहब आपने कही, और आप हर बात जो है बहुत खुलकर करते हैं और बड़ी बेबाकी से करते हैं। आज भी आपने वैसे ही खुलकर और बेबाकी से बात की। बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी पर आने के लिए आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।